हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 2022 में आने वाले पेपर की संपूर्ण सॉल्यूशन यानी उत्तर के साथ बताने वाले। तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग सभी उत्तर को देख पाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि हिंदी में आप 100 में 100 पूरे नंबर कैसे लाएंगे, यानी कि आपको सिर्फ 12 टॉपिक को तैयार कर लेना है। आपके हिंदी में आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 100 में 100 आएंगे, यानी कि अब कमज़ोर विद्यार्थी भी टॉपर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे सिर्फ 12 टॉपिक ऐसे हिंदी में आपको तैयार करना है। अगर आपकी हिंदी अभी तक तैयार नहीं हुई है तो आप लोग बिना तैयार किए यानी बिना हार्ड वर्क किए आप सिर्फ 12 टॉपिक को तैयार कर लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 पक्का गारंटी पूरे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले वीडियो को कर देना है लाइक। ठीक है, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और ये इम्पोर्टेंट जो 12 टॉपिक है इनके उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, और यहाँ पे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास या काव्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ये 10 नंबर का आता है, यानी ये बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य यानी काव्य साहित्य के इतिहास के सभी बहुविकल्पी जो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है दूसरा। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है कि गद्यांश पद्यांश। गद्यांश पद्यांश यानी कि गद्यांश पद्यांश जो पैराग्राफ है उसको आप इम्पोर्टेंट जो है उसको आपको तैयार कर लेना है। आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें गद्यांश पद्यांश के पैराग्राफ आपके बुक के कहानी जो है उसमें से दिया रहेगा, जो कि आपको क्या करना होगा, और 5 क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना होगा। तो 5 क्वेश्चन आंसर 5 गद्य से 5 पद से दोनों से रहेंगे, यानी कि ये 2 नंबर के पर क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, 2 नंबर के। तो आपको इसको तैयार करना है। वैसे भी हमने अपने चैनल पे गद्यांश पद्यांश जो है इसको सॉल्व करने बताए हैं, अगर आपको नहीं आता तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, गद्यांश पद्यांश को पहचानने की भी ट्रिक बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। और हाँ, बात रहा ठीक है जीवन परिचय में, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी जीवन परिचय कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिए पहले लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ आपको देख लेना है। ठीक है, जो कि हमने बताया है किस तरीके से ट्रिक से लिखने के लिए। अगर नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो आप लोगों को कौन कौन सा याद करना है, 3 है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो है ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, 5 नंबर का लेखकों का आएगा, यानी कि लेखक का। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 नंबर का कवि कवि आएगा। तो कवि में आपको क्या क्या तैयार कर लेना है, महादेवी वर्मा को तैयार कर लेना है, जो कि वीडियो अपलोड है चैनल पे, जयशंकर प्रसाद का और सुमित्रा नंदन पंत का। 3 आपको तैयार करना है। नहीं, ये भी कितने नंबर का, 5 नंबर का ये, और 5 नंबर लेखक का, यानी कि टोटल 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। दोनों आपको यानी कि एक तैयार कर लेना है। ये कॉमन होता है कि जो पंचलाइट है वो ज़रूर आता है, तो पंचलाइट कहानी आपको तैयार करना है, 5 नंबर का आता है। खंड काव्य आपके आते हैं 5 नंबर के। खंड काव्य जो होता है वो जिला वाइज होता है, तो ये आप लोगों को कंफर्म करना होगा अपने क्वेश्चन बैंक से या अपने टीचर से आज पूछ करके कि हाँ मुझे कौन से खंड का पढ़ना है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। 5 नंबर का आता है। नेक्स्ट खंड ख में क्या आता है, नेक्स्ट है संस्कृत गद्य संदर्भ अनुवाद, यानी जो संस्कृत गद्य है उसका संदर्भ और अनुवाद आता है 7 नंबर का। तो वो 7 नंबर, यानी ये जो संस्कृत है पार्ट, इससे 14 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग 14 नंबर के लिए आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हिंदी व्याकरण, 7वां टॉपिक क्या है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से आपके बोर्ड एग्जाम में 21 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको 21 नंबर पूछता है तो आपको हिंदी व्याकरण बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि ये जो होता है ना ये कंफर्म नंबर होते हैं, यानी कि इसमें आपको ट्रिक वगैरह नहीं लगाना है। ये बिल्कुल राइट आंसर लिखेंगे तभी आपको पूरे 21 नंबर आप लोग गेन कर सकेंगे।
नेक्स्ट है मुहावरा, जैसे यहाँ पे हिंदी व्याकरण में फर्स्ट टॉपिक मुहावरा 2 नंबर का आता है। संधि विच्छेद करना 3 नंबर का आता है। अगर संधि विच्छेद नहीं आता तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। विभक्ति आता है 2 नंबर का, हमने बताया विभक्ति की भी वीडियो अपलोड है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर आता है, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का। इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, सब वीडियो अपलोड है चैनल पे, ठीक है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर की कई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड है। अनेकार्थी शब्द की भी अपलोड है। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द, और फिर उसके बाद ये भी 2 नंबर का है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर का है। और यहाँ पे त्रुटि मार्जन भी 2 नंबर का है, ठीक है। ये सभी 21 नंबर के है। नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार में हमने सभी अलंकार को बता चुके हैं। आपको यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार को तैयार कर लेना है। 3 तैयार कर लेंगे तो 1 निश्चित आ जाएगा। और नेक्स्ट है छंद, 10वां टॉपिक है छंद, जिसमें से दोहा, छंद, चौपाई, सोरठा, जो कि हमने चौपाई छंद को भी कल ही वीडियो अपलोड किया। अगर नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मात्रा वात्रा लगाने आपको सभी आ जाएगा। दोहा छंद की भी वीडियो अपलोड है और सोरठा की भी अपलोड है, ठीक है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये सब जो दोहा, चौपाई, छंद ये सब है ना, ये आपके व्याकरण में ही थे, ठीक है। जो व्याकरण हमने बताया 21 नंबर का, उसी में से निबंध जो होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक यानी कि 9 नंबर का आएगा। 9 नंबर का आएगा। इसमें आपको क्या तैयार कर लेना है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, जो कि हमने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और कोरोना वायरस पे ये भी वीडियो है अपलोड। और जिस टॉपिक पे आप लोगों को निबंध से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक पे आपको तैयार कर लेना है मेरे प्रिय कवि। ये भी टॉपिक है निबंध का, बेरोजगारी भी है, ठीक है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है 12वां टॉपिक है। जो पत्र लेखन आता है वो 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। कितने नंबर का, 6 नंबर का। इसमें आपको नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी आप किसी भी स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में आप लोग प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति होना चाहते हैं, या बैंक मैनेजर बैंक में, ठीक है, कोई भी आवेदन पत्र आप लोग नियुक्ति पर दे सकते हैं। तो हमने ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट आवेदन पत्र है, यानी कि पत्र लेखन है। आप लोग देखिए भारतेंदु युग की जो रचना है वो क्या है। तो यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से किसी एक ऑप्शन सही है। किस तरह आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, आपको अगर हिंदी में बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने नहीं आती तो इससे भी रिलेटेड वीडियो अपलोड है हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्रेम माधुरी, कामयानी और निरुपमा युगवाणी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, प्रेम माधुरी, ठीक है। प्रेम माधुरी जो है वो भारतेंदु युग की रचना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं, वो नहीं दिया, यानी कोई नहीं, क्योंकि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो यहाँ पे कई ऑप्शन दिया हुआ है, दोहा, साखी, शबद, पद, बट यहाँ पे साखी, ठीक है। कबीर के दोहों के नाम कि हास रस का स्थाई भाव क्या होगा। देखिए जो ये हास रस है ये आपके क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हास रस का जो स्थाई भाव होता है वो होता है हास, ठीक है। तो इस तरह आप हास होता है ये स्थाई भाव। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रहा छायावाद के प्रवर्तक है, यानी छायावाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ गया कि छायावाद के किसी 4 कवियों के नाम लिखिए, तो ये चारों कवि छायावाद के हैं, बट जो यहाँ पे प्रवर्तक पूछ रखा है वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट गद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से दिया हुआ है इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पैराग्राफ दिया रहेगा, वो किसी भी चैप्टर का हो सकता है। तो आपको अगर पहचानने की ट्रिक याद है तो आप लोग इसको पहचान जाएंगे कि ये किस चैप्टर का है। अगर आपको नहीं आता तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है ट्रिक पहचानने की, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह के पैराग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम में दिए रहेंगे और 2 दिए रहेंगे, एक रहेगा किसी और चैप्टर से, एक किसी और चैप्टर से। तो आपको यहाँ पे नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिस पैराग्राफ के 5 क्वेश्चनों का आंसर अगर आपको आता हो उसी को आप लोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पहले इसको आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिएगा। भूमि का निर्माण देवों ने किया, यहाँ से लेकर आवश्यक धर्म तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद ये होता है कि जो 5 क्वेश्चन
क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इसी में से पढ़कर देना होता है। तो आप लोग अगर इसको पढ़ लेंगे तो आंसर देने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसी को देखकर आपको टीचर 10 नंबर देते हैं। यानी अगर पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग रॉन्ग कर देंगे, गलत कर देंगे, तो टीचर आपको एक भी नंबर नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम आपको लिखना है। तो काफ़ी ट्रिक से किस तरीके से लिखेंगे कि आपको टीचर पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे पहला ये क्वेश्चन रह गया, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। और पांचवा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरीके से लिखेंगे ये भी हम बताएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का पहले हम आंसर देख लेते हैं कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आंसर अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से इसके आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जो भी पैराग्राफ का आप कर रहे हैं उसका छोटा सा आगे का जो लाइन है, यहाँ पे जैसे भूमि का निर्माण और यहाँ पे डैश डैश आवश्यक धर्म, यानी लास्ट वाली लाइन को आपको लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे उत्तर डालना है। उत्तर में आपको पहले का जो उत्तर था, यानी जो क्वेश्चन था वो था शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वह प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है, तो जो शीर्षक है उसको ब्लैक पेन का यूज़ करना है। वहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि वो राष्ट्र के स्वरूप का जो पैराग्राफ है वो लिया गया, ठीक है। और तथा इसके जो लेखक है वो वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो आप लोग इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो वो है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, ठीक है। तो आप लोग दूसरे नंबर का आंसर डालकर इसको आप लोग अब लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। फिर उसके बाद देखेंगे थर्ड। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, ठीक है। तो आपको इसी पैराग्राफ में इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर कुछ इस तरीके से, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, ठीक है। तो यही है इसका आंसर, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, ठीक है। वही बिल्कुल आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसी पैराग्राफ में से आप सभी को आंसर देखने को मिल कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है, यानी माता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख लेना है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ट्रिक से लिखा जाता है, वह है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी रेखांकित अंश क्या होता है, जिसके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ, तो इसके नीचे अंडरलाइन है, तो लाइनिंग किया गया है उसी यहाँ से, जैसे राष्ट्रीयता से लेके धर्म है, यहाँ पे क्या है शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया। तो जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया सिर्फ उन्हीं का आपको व्याख्या करना है। ये नहीं कि आपको इधर के भी जो शब्द हैं उनका भी व्याख्या करना है, नहीं, सिर्फ अंडरलाइन जिसके यहाँ पे लाइनिंग है जिसके शब्द के नीचे उन्हीं का सिर्फ आपको व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश का यही अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो रेखांकित अंश है, यहाँ पे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, यहाँ से लेकर आपको आवश्यक धर्म तक, यहाँ तक का व्याख्या करना है। तो आपको किस तरीके से करना है, अब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर जो होता है वो पुष्पित एवं पलवित होगा, ठीक है। राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक क्या होंगी, विकसित होंगी, ठीक है। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी की भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य,
उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का क्या होता है, न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। ठीक है, तो ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको कुछ इस तरीके से इसके व्याख्या को करना है। तो यही हो गया गद्यांश हल करने की ट्रिक, यानी गद्यांश के प्रश्नों को आप लोग इसी तरीके से हल करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश आते हैं, अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, इसके नीचे आप 5 क्वेश्चन आंसर रहते हैं जिसका आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश दिए रहेंगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला है जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको पढ़कर, इसमें अब आपके क्वेश्चन दिए होते हैं, इसको पढ़कर इसका आंसर देना होता है। जैसे दिया हो पहला, उपयुक्त पद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, यहाँ पे पद्यांश का यानी शीर्षक का नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश के रचनाकार कौन है। और नेक्स्ट है, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार कर सकते हैं और वो किस तरीके से वही अलंकार है। सभी के क्वेश्चन जो है आपके मन में उठ रहे हैं, सभी के सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेंगे। इस पद्यांश में कौन सा रस भी पूछ रखा है। तो अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, यानी किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है कि आपको 10 नंबर पूरे मिले। अगर आपके पाँचों क्वेश्चन का आंसर आपका राइट है तो आपको 10 नंबर देने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक से है, यानी शीर्षक का नाम आपको लिखना है। तो इससे पहले देखिए, अगर आप लोग इसको पद्यांश को पहचानने की ट्रिक जानेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि नहीं ये जो पद्यांश दिया हुआ है ये इस पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमारे चैनल पे, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है कि पद्यांश को पहचानने की ट्रिक, जो कि कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं बनाया है बट हमने ट्रिक को बना रखा है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। और गद्यांश भी पहचानने की ट्रिक वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए आपको पहला क है, यानी क आपको डालना है। ठीक है, कॉपी कैसे लिखे हिंदी में, बोर्ड एग्जाम में, इंग्लिश में, इन सभी के ट्रिक और टिप्स की वीडियो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और कॉपी लिखने सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पहला क का आंसर लिखना है, तो यहाँ पे क डालना है। फिर उसके बाद पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि शीर्षक का नाम लिखने के लिए, क्या था, शीर्षक का नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे डालना है हेडिंग शीर्षक का नाम। यहाँ पे देखिए जो नील परिधान भी सुकुमार है, ये जो शीर्षक का नाम पूछ रखा है, ये शीर्षक जो है वो श्रद्धा मनु से, किसके, श्रद्धा मनु से। और इस पद्यांश के रचनाकार क्या है, तो जो श्रद्धा मनु है इस पद्यांश के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। देखिए अब इसको किस तरीके से लिखेंगे। शीर्षक का नाम जो था, यानी कि इस पेपर में जो दिया हुआ है, पेपर में भी उसी पैराग्राफ से दिया हुआ है। ठीक है, पेपर में। तो यहाँ पे देखिए शीर्षक का जो नाम था वो श्रद्धा मनु था, श्रद्धा मनु था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, ख, यानी दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया था कि इस पद्यांश के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है रचनाकार। तो इसके जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर। क्या खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, पूछ रखा है इसमें कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। तो यहाँ पे हम आपको पहचानने के भी ट्रिक बताएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है खिला हो ज्यों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे अपलोड उत्प्रेक्षा अलंकार देखे होंगे तो इसको तुरंत ही पहचान लेंगे, इस पंक्ति को। किस तरीके से, क्योंकि जो जनु जानो, मनु जानो, ज्यों त्यों, अगर जो भी शब्द में आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इसमें क्या आया हुआ है, ज्यों। क्या आया हुआ है, ज्यों। तो ये क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो आपको क्या लिखना है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो लिख लेते हैं
तो यहाँ पे आपको डालना है ग, या आप लोग तीसरा डाल, वही पंक्ति लिख रहे हैं जो आपके पेपर में दिया हुआ है। इस पंक्ति में क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है? ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, यानी इस पद्यांश में रस कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धा मनु है, यानी कि इसमें एक श्रद्धा है और एक मनु है। ठीक है, इसमें प्रेम और प्रेमिका की बात हो रही है, इसलिए जहाँ पे प्रेम और प्रेमिका की बात हो वहाँ पे क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। पद्यांश में श्रृंगार रस है। अब देखिए, आपको ध्यान देने वाली लास्ट क्वेश्चन आती है, जिसको आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्ति किस तरीके से, यानी किसको कहते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए कि जो शब्द है उनके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, जहाँ पे भी यानी कि जितने भी के नीचे अंडरलाइन है वही रेखांकित पंक्ति की सिर्फ आपको व्याख्या करनी है, और बाकी इन सभी का नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नील प्रधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, बस ये 2 लाइन को आपका व्याख्या करना है, यानी आपको अपने विचार में इसको लिखना है। इससे पहले कि हमारा एक करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उस पर क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी होती है, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और एक प्यारी सी छोटी सी कमेंट, और एक टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल है, उस पर भी स्टडी होती है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सोनम टॉपर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर देखिए, अब 2 लाइन को यानी किस तरीके से आपको व्याख्या करनी है। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखना है? श्रद्धा की मधुर बाणी सुनकर समाधि में लीन मनु, यानी जो श्रद्धा है उनकी मधुर बाणी को सुनकर जो समाधि में लीन मनु है का ध्यान भंग हो गया। उनकी ध्यान क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। उनकी आंखें खुली तो उन्होंने सौंदर्य की अद्भुत प्रतिमा श्रद्धा को अपने सक्षम में खड़ा पाया। उस समय श्रद्धा ने नीले रंग के सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। जैसा कि हम आपको क्वेश्चन में दिखाएं कि नील परिधान यानी नीले रंग के परिधान यानी वस्त्र होते हैं, तो सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, जिनमें से अति कोमल उसके शरीर के अधखुले अधूरे अंग, यानी उसमें दिया था ना नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, तो वही इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग पहले हमने बताया, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, और यहाँ पे आप लोग मिला कर उसको लिख लीजिएगा। तो अति कोमल उसके शरीर के जो अधखुले अंग है वो दिख रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से श्रद्धा और मनु का ये जो चैप्टर है, इस तरीके से आपको जो इसमें जैसे हमने बताया, अगर इस तरीके से आप लोग पद्यांश लिखेंगे, और सभी कृष्ण वासुदेव शरण अग्रवाल है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमने इनका जीवन परिचय लिखकर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या कर देना है कि इस तरीके से कोष्टक बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे। वो 2 ट्रिक कौन से, जिससे आप लाखों जीवन परिचय लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहला ट्रिक जो रहा वो जन्म स्थान, ठीक है, और दूसरा रहा मृत्यु, यानी कि आपको सिर्फ जन्म स्थान सही होना चाहिए, और मृत्यु, सभी जो लेखक होते हैं उनके जन्म स्थान और मृत्यु भिन्न होता है, तो आपको सिर्फ जन्म स्थान और मृत्यु, ठीक है, ये दोनों जो है ये ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक जन्म स्थान, दूसरा मृत्यु, यानी कि कोई भी जीवन परिचय को आप लिखेंगे तो उसमें जो चेंज होता है वो जन्म स्थान और मृत्यु ही चेंज होता है, जो मेन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको सिर्फ जन्म स्थान और मृत्यु याद कर लेना, बाकी जो भी इसमें हमने लिख रखा है हेडिंग, आपको वही हेडिंग लिखना है, और उसमें आपको जो भी मन वो लिख सकते हैं। ठीक है, अपना ही परिचय लिख दीजिए, लेकिन जन्म स्थान सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जन्म स्थान पहला ट्रिक रहा, दूसरा मृत्यु रहा। ठीक है, ये दोनों ट्रिक से आप कोई भी अगर आप इसको याद कर लिए तो आप लाखों जीवन परिचय लिख लेंगे। पहला रहा इनका, जैसे पहले
हेडिंग जो रहा वो नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि जो भी कवि का आप लिख रहे हैं जीवन परिचय उनका नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद उनके जन्म स्थान, तो जो वासुदेव शरण अग्रवाल है इनका 1904 ईस्वी मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी वो MA PhD और डीलिट की उपाधि थी, ठीक है। और इनकी कृतियाँ क्या थी? कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1967 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो टीचर होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आपके कॉपी चेक करते हैं, वो आपकी इतनी बड़ी जीवन परिचय को कभी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ इस बॉक्स को देखते हैं। इसमें जो भी आपके राइट अगर रहेंगे, जन्म और मृत्यु देखते हैं, अगर ये राइट रहा ना तो आपको पूरे नंबर देंगे, एक भी नंबर आपको नहीं काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इतना इस बॉक्स में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है, यानी कि जन्म स्थान, नाम, शिक्षा, कृति, मृत्यु, ठीक है, इन्हीं 5 टॉपिक से हम आपको पूरे जीवन परिचय लिख कर बताएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए जीवन परिचय इस तरीके से हेडिंग डाल देना है और बगल में ये कोष्टक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको छोटी सी टाइटल जोड़ देनी, आपके जो जीवन परिचय उसमें 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है, और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हमने जोड़ रखा है, ठीक है। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। जैसा कि देखिए हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, जो जन्म स्थान यहाँ पे हमने बॉक्स में लिख रखा उसको यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। फिर इनकी शिक्षा जो है, शिक्षा भी हमने बॉक्स में लिखा है। तो इनकी शिक्षा BA MA PhD और डीलिट की उपाधि से प्राप्त थी, ठीक है, प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी इन्होंने रहा, जो वासुदेव शरण अग्रवाल है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम आपको ये जीवन परिचय बता रहे हैं, ऐसे इजी तरीके से जीवन परिचय आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष भी रहे और माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य का सेवा करता हुआ सन 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसमें भी देखिए कुछ टाइटल लिखने होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये हो गया जीवन परिचय। फिर उसके बाद देखिए इंटर में आता है आपका साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय में आपको देखिए क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डाल देना है। फिर उसके बाद लिखना है साहित्य में इनका स्थान गौरवपूर्ण रहा है। इन्होंने निबंधकार, शोधकर्ता, संपादक भी रहे थे और देश की सेवा में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यही होता है साहित्यिक परिचय, यानी कि इन्होंने क्या क्या किया था, इनकी स्थान, इनकी योगदान, इनके पुरस्कार क्या क्या थे, यही साहित्यिक परिचय में लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे इनकी कृतियाँ, अगर इतना आप करेंगे तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। कृतियाँ, ठीक है, कृतियाँ में कल्पवृक्ष, वाग्यधारा और कला और संस्कृति इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कृतियाँ हेडिंग डालकर भी लिख देना है। वाले महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पे हम आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ट्रिक से कैसे लिखे बिना याद किए, ये ट्रिक आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और यहाँ पे कुछ कृतियाँ भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो एक टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से जीवन परिचय लिखता है वो ट्रिक को फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि एज ए टॉपर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कोष्टक बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना लेना है और उसमें आपको कुछ हेडिंग्स ध्यान देने हैं जो कि हर एक आप लेखक और कवि में उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कि नाम में आपको क्या लिखना है, जिस कवि या लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसी का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जन्म स्थान है महादेवी वर्मा का, ठीक है, वो 1907 ईस्वी को हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको हम कुछ यहाँ पे ट्रिक बताने वाले, इसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए इनके पिता का नाम है श्री गोविंद प्रसाद, ठीक है, महादेवी वर्मा के पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद है। फिर उसके बाद यहाँ पे इनके जो माता का नाम है वो श्रीमती हेमरानी देवी है। फिर उसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो 1987 ईस्वी को हुआ था, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपको महादेवी वर्मा की कुछ रचनाओं को लिख देना है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा की कुछ जैसे रचना जो प्रमुख रचना है वो जैसे यामा और निर्जा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा ये बॉक्स बना लेना है और उसमें आपको कुछ हेडिंग्स ध्यान देने हैं, जैसे इनके नाम हो गए, जन्म स्थान पिता का और माता का नाम, पिता का नाम आप लोग कॉमन है लिखिए, याद है तो, अगर नहीं याद है तो आप लोग मत लिखिए, ठीक है, किसी भी कवि या लेखक का। और फिर उसके बाद यहाँ पे मृत्यु कॉमन होता है और यहाँ पे कुछ रचनाओं को आपको याद रखना होगा। यानी यही हमारे ट्रिक है। अगर आपको जन्म स्थान, ठीक है, मृत्यु और रचनाएं पता है तो आप लोग किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय को मात्र 1 सेकंड में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये, क्योंकि जो टीचर होता है, ठीक है, जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, वो आपके इतने बड़े जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ आपके इस बॉक्स को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इस बॉक्स में सब चीज़ सही सही लिखे रहेंगे तो आप लोग को पूरे के पूरे यानी कि 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रिक में क्या याद करना है, जन्म स्थान, ठीक है, और यहाँ पे मृत्यु और रचनाएं, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स में लिखे कुछ हेडिंग्स, इसी से महादेवी वर्मा के पूरे जीवन परिचय को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के सबसे पहले हम कुछ टेलर मारते हैं, जो कि एग्जामिनर या टीचर जो कॉपी चेक करते हैं आपके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं देखकर। तो यहाँ पे उस टेलर है कि जैसे महादेवी वर्मा जो है उन्हें आधुनिक मीरा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को, ठीक है, होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद इनके पिता का नाम गोविंद सहाय तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी थी, ठीक है। इनका विवाह 9 वर्ष की छोटी ही उम्र में, यानी कि जो महादेवी वर्मा है इनका जो विवाह हुआ था वो 9 वर्ष में ही हो गया था, ठीक है, छोटी उम्र में हुआ था रूप नारायण वर्मा के साथ। और यहाँ पे आपको कभी कभी स्वरूप नारायण भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो जो इनके हस्बैंड थे, ठीक है, इनकी विवाह जिससे हुई थी उनका रूप नारायण और स्वरूप नारायण दोनों नाम था, इसलिए आप लोग दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 वर्ष की छोटी उम्र में रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही हैं और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ भी अलग नहीं लिखा, जो भी इस बॉक्स में हमारे थे हेडिंग्स उसी से हमने इनके पूरे जीवन परिचय को बना रखा है, ठीक है। तो यही होता है ट्रिक, आप लोग इसी ट्रिक से किसी भी जीवन परिचय को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साहित्यिक परिचय, ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th में है तो साहित्यिक परिचय जरूर लिखिएगा, तभी आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो साहित्यिक परिचय होता है इसमें क्या लिखना होता है, ठीक है, इसमें आप लोग सभी लेखक और कवि के जो भी हैं उनमें सभी में आप लोग इसी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। जैसे साहित्यिक परिचय है तो इसमें आपको महादेवी वर्मा का यानी कि जीवन काल में इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, कई रचना कृतियों का इन्होंने उल्लेख किया, ठीक है, यही सब इनके जो भी ये साहित्यिक परिचय में यानी जो भी ये अपने जीवन काल में जो भी हासिल की हैं, ठीक है, जो भी ये पुरस्कार हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसी के बारे में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे साहित्यिक परिचय जो है महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण योगदान हासिल किया है, ठीक है, और यहाँ पे और कई पुरस्कार से भी सम्मानित हुई हैं, जैसे पद्म भूषण, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं भारत भारती, और इन्होंने साहित्यिक में भी स्थान बनाया है, ठीक है, जैसे उपन्यास संस्मरण, रिपोतास आदि इनके जो भी इन्होंने यानी कि ये साहित्य में स्थान बनाया हुआ है, ठीक है। और बाकी इनके जो कृतियां हैं, ठीक है, वो है रचना क्या है कि यामा, दीपशिखा, निर्जा, ठीक है, ये है इनकी प्रमुख कृतियां। आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आते हैं कि यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना लेना है जो कि हर एक टॉपर करते हैं। इसमें आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है, और स्केच का, इसके अलावा अदर कोई भी पेन और स्केच का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे बॉक्स बनाकर, ठीक है, यानी इस बॉक्स से ही हम पूरे जीवन परिचय को लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाम में जयशंकर प्रसाद यानी जो कवि का आप लिख रहे हैं उनका। फिर उसके बाद जन्म स्थान, तो जन्म स्थान इनका 1889 ईस्वी काशी में हुआ था, ठीक है, कहीं कहीं आपको 1890 भी देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इनके जीवन परिचय में इनके जन्म स्थान में कुछ अपवाद है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो करेक्ट है वो 1889 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था
और इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। तो जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, आकाशदीप, लहर, अजातशत्रु, कामयानी, इसके अलावा भी इन्होंने कई निबंध, नाटक की रचना किया है, ठीक है, और उपन्यास की। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1937 ईस्वी को अल्प अवस्था में ही हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे रहा ये बॉक्स, ठीक है, जिसमें कि हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग दिखाया। तो यहाँ पे देखिए हर एक जीवन परिचय में आपको इतने पूरे हेडिंग को सिर्फ याद कर लेना है, ओके। यानी कि जन्म स्थान कॉमन होता है, माता पिता का नाम आपको पता है तो लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए, ठीक है। सिर्फ जन्म स्थान सही होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद रचना और इसके बाद मृत्यु, ठीक है। यानी कि आप लोग 3 हेडिंग से पूरे जीवन परिचय को लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कुछ टेलर आपको लिखना होता है, जिससे कि आपके जो कॉपी चेक करने वाले टीचर एग्जामिनर होते हैं वो आपके टैलेंटता की पहचान कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले हेडिंग में कुछ टाइटल लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावादी युग के प्रवर्तक थे, इसलिए हमने लिखा, ठीक है। तो छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था, ओके। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं लिखा, जो यहाँ पे बॉक्स में था उसी को यहाँ पे हमने लिख रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 वर्ष की अवस्था में पिता तथा 15 वर्ष की अवस्था में जब प्रसाद जी थे तब माता की मृत्यु हो गई, ओके। यानी कि जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता देवी प्रसाद का मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद जब ये 15 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनकी माता का मृत्यु हो गया, ठीक है। यानी कि इनकी जो जीवनचर्या है बहुत ही कठिनाई और परिश्रम और संघर्ष से भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे आपको मिलेगा देखने को, जिससे यहाँ पे 15 वर्ष की अवस्था में ही जब प्रसाद जी थे तब माता की मृत्यु हो गई थी। बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया, यानी इनके घर में सभी का मृत्यु हो गया, ठीक है। बाकी लास्ट में सिर्फ जयशंकर प्रसाद बचते, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे देखिए मृत्यु हो गया। फिर प्रसाद जी पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ही अपने घरों में सिर्फ बचे थे, ठीक है, इसलिए इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि घर के खर्चे, घर के देखभाल इन्हीं को भी करना पड़ा, और वो भी काफ़ी अल्प अवस्था में, ओके, इसलिए इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण ये राज्य क्षमा के शिकार हो गए और सन 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की ही अल्प अवस्था में ये परलोकवासी हो गए, ठीक है। सिर्फ 48 वर्ष की ही अवस्था में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई, इनकी परलोकवासी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आपको साहित्यिक परिचय और कृतियाँ भी बताने वाले, ठीक है। तो इनकी जो साहित्यिक परिचय है वह है कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम आपको जो साहित्यिक परिचय होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। अगर इस तरीके का यूज़ अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग करेंगे तो टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी टैलेंटता और बिल्कुल शाब्दिक लिखा है। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के गौरवपूर्ण विभूति हैं, ये छायावाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रसाद जी हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। इन्होंने जैसे यहाँ पे नाटक में, ठीक है, और उपन्यास, कहानी, काव्य में आदि में इनकी रचना है, ठीक है, इन्होंने रचना किया हुआ है। फिर उसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट कृतियाँ आपको लास्ट में लिख देनी है, जिससे कि आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इनकी कृतियाँ जो है वो आंसू, स्कंदगुप्त, आंधी, कामयानी और यहाँ पे कंकाल, ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश और कथा वस्तु बताएंगे, जो कि यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है 5 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जो पंचलाइट कहानी है, ओके, इसमें क्या है कि बिहार के एक महतो टोली है उसी का जीता जागता वर्णन किया गया है, ठीक है। महतो टोली में क्या होता है बिहार के कि वहाँ पे चंदा इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। चंदा इकट्ठा करके वे पंचलाइट जो है जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं वो खरीदने का प्लान बनाते हैं, ठीक है, महतो टोली के लोग। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सबसे पहले हम कुछ शीर्षक बता दें जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे सरदार हो गए, ठीक है, फुटंगी हो गए, मुनरी हो गई और गोधन, इसमें और एक मुखिया, ठीक है।
और यहाँ पे महतो टोली के लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो मेन है वो सरदार है और सबसे मेन जो है वो गोधन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट मुनरी है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके रोल जो है इस कहानी में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो गोधन होता है वो एक नवयुवक होता है और काफ़ी समझदार होता है, ठीक है, और मुनरी जो होती है वो एक नवयुवती होती है, ये भी काफ़ी समझदार होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो महतो टोली के लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि रामनवमी के मेले में जाने के लिए पेट्रोमैक्स, जिसे पंचलाइट कहते हैं, खरीदने के लिए क्या करते हैं कि चंदा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, यानी सभी से पैसे मांगकर इकट्ठा कर देते हैं। करने के बाद वो क्या करते हैं कि रामनवमी के मेले में जाते हैं और वहाँ पे वो एक पंचलाइट, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। खरीद कर जब वो लाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ये पता चलता है कि वो पंचलाइट जो है पेट्रोमैक्स जलाने वाला उस महतो टोली में कोई भी नहीं है, तो देखिए उस महतो टोली में पंचलाइट को जलाने के लिए जब कोई नहीं मिलता है, ठीक है, तो जो मुनरी होती है वो गोधन को बताती है सरदार से कि जो गोधन होता है वो पंचलाइट जलाने जानता है, ठीक है। तो जैसा कि जो गोधन होता है वो क्या करता है कि मुनरी को देखकर, ठीक है, सलीमा सलीमा का गाना गाता है, क्योंकि जो गोधन होता है वो मुनरी का प्रेमी होता है, ठीक है, तो दोस्त होता है, इसलिए क्या करता है कि गोधन मुनरी को देखकर सलीमा सलीमा का गाना गाता है, जिससे कि उसको क्या किया जाता है कि गाँव से निकाल दिया जाता है, ठीक है, जाति बहिष्कार किया जाता है। तो उससे गांव से निकाल दिया गया होता है। तो क्या होता है कि मुनरी बताती है सरदार को, जो गांव का मुखिया होता है उसको बताती है कि जो गोधन है उसको पंचलाइट, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं, उसको जलाने आता है, ठीक है। तो सरदार द्वारा उसको बुलाया जाता है गोधन को, और जब गोधन आता है, ठीक है, तो फिर बात आती है पंचलाइट, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं, जलाने के लिए। तो पंचलाइट को जलाने के लिए जो पेट्रोमैक्स है उसको जलाने के लिए, ठीक, स्प्रिट की आवश्यकता होती है, लेकिन स्प्रिट नहीं होते हैं और पैसे भी ख़त्म हो गए होते हैं। तो क्या करता है गोधन, बहुत ही समझदार युवक है, तो गोधन क्या करता है कि गरी के तेल से ही पेट्रोमैक्स को जला देता है, पंचलाइट को, ठीक है। पंचलाइट को जब जला देता है तो महतो टोली के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हरि कीर्तन करने लगते हैं, गाने बजाने करने लगती हैं, ठीक है। औरतें जो होती हैं महतो टोली की, वो संध्या गीत गाने लगती हैं, ठीक है। तो इसी तरह काफ़ी खुशियाँ मनने लगता है महतो टोली में। तो यही है वो कहानी पंचलाइट, जो कि पंचलाइट ही एक ऐसी चीज़ है, इसी पर ये क्या है, सभी कहानी निर्धारित है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है और बिल्कुल आप लोग जैसे हमने बताया उसी तरीके से याद करके, आपको अगर ऐसे याद कर लेंगे तो लिखने में काफ़ी समय नहीं लगेगा और आप लोग जल्द ही लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे आपको इस तरीके से लिखना है कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो हमने आपको बताया वही बात यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पंचलाइट श्री फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद जैसे नेक्स्ट आपको कुछ हेडिंग्स याद कर लेने हैं, तो इसमें आपको कुछ हेडिंग्स याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे पहला हो गया कथानक, ठीक है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, ठीक है, वे खरीदे। इसके उद्घाटन के लिए पूजन पाठन किया, इसके उद्घाटन के लिए क्या किया, पूजन पाठन किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जैसे इसी में पॉइंट है आपको याद कर लेना है, क्योंकि महतो टोली पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता, यानी क्योंकि जो महतो टोली है उसमें पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे गांव के लोग ताने मारते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो महतो टोली के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि दूसरा गांव के जो लोग हैं वो हमारे पर ताने मारने लगेंगे, हंसने लगेंगे कि तुम लोगों को पंचलाइट जलाने नहीं आता, ठीक है। उसके बाद देखिए गांव की एक लड़की मुनरी है, ठीक है, जिसके प्रेमी गोधन था, जिसे सिनेमा के गीत गाने के अपराध में बहिष्कृत कर दिया गया था, ठीक है। जो हमने बताया बिल्कुल वही हमने काफ़ी सरल तरीके से बताया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुनरी बताती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है, ठीक है। टोली का सरदार गोधन बुलवाता है, यानी गोधन को बुलवाता है। गोधन बिना स्प्रिट के गरी के तेल से पेट्रोमैक्स को जला देता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दूसरा पात्र, अब इसमें क्या है कि जो भी पात्र इसमें थे उनको लिखना है। जैसे कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोग अशिक्षित होते हैं, इस टोली के लोग, ठीक है, और अज्ञान होते हैं। फिर उसके बाद देखिए सरदार, दीवान, फुटंगी, ये लोग इसमें शामिल होते हैं, ओके। नेक्स्ट हेडिंग है तीसरा कथोपकथन, ठीक है।
इसमें देखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ जाए, ठीक है, चाहे सारांश या कथा वस्तु, आपको यही टॉपिक लिखना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कथोपकथन में क्या लिखना है, कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है, फिर भी वह अत्यंत ही प्रधानता और स्वाभाविक है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चौथा वातावरण, यानी कि उस टोली के लोग का या उस टोली का वातावरण कैसा था। तो यहाँ पे देखिए कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है। ग्रामांचल व सजीव चित्र कहानी को पढ़ते समय पाठकों में के समझ क्या होता है, आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जैसे हो गया भाषा शैली। भाषा शैली किस तरीके से थी महतो टोली के लोगों का, तो यहाँ पे देखिए कहानी की भाषा सरल है, ठीक है, ग्रामीण की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है छठवां उद्देश्य, ठीक है, इसको आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से लिखना है क्योंकि ये आपका लास्ट हेडिंग है, ठीक है, यही टीचर आपके लास्ट हेडिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, ठीक है, रूढ़िग्रस्तता आदि चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट श्लोक है वो है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तियः, ठीक है। फिर उसके बाद परेशान परिपीडनाय, परेशान परिपीडनाय। फिर उसके बाद नेक्स्ट है खलस्य साधो विपरीत में तज्ज्ञानाय, ठीक है, दानाय च रक्षणाय। इस तरीके से श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया रहेगा जैसा कि हम आपको पेपर में बताए हैं। फिर उसके बाद देखिए इसको आपको क्या करना, 2 दिया रहेगा, आपको किसी एक पर लिखना होगा, 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से कॉपी लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे यानी 100 पूर्णांक में 100 के 100 नंबर किस तरीके से आप प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिस तरीके से बताएंगे आपको उसी तरीके से लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ब्लैक स्केच, ठीक है, ब्लैक स्केच से आपको प्रश्नोत्तर नंबर 8 का ख, यानी जो ये क्वेश्चन था ये कौन सा था, 8वें का प्रश्न नंबर 8वें का क्या था, ख था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 8 का ख। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में डाल देंगे, फिर नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे डालना है उत्तर, ठीक है, यहाँ पे आप उत्तर डाल दिए। फिर उसके बाद हमने बताया कि 2 नंबर आपको इस श्लोक में संदर्भ पे मिलेंगे। कितने नंबर, 2 नंबर मिलेंगे, तो आपको संदर्भ तो लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ को किस तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। इसको हेडिंग डालने के बाद इस तरीके से आपको जैसे हमने किया है हेडिंग के बाद नीचे अंडरलाइन आपको कर देना है। फिर यहाँ से आपको अब शुरुआत कर देना है संदर्भ, किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे जो संदर्भ लिखने की ट्रिक और तरीकाएं होती है जिसको देखकर आपके बोर्ड एग्जाम में जो टीचर आपकी कॉपी चेक करते पूरे मार्क्स देते हैं, यहाँ पे हम आपको वो बताने वाले हैं। तो प्रस्तुत श्लोक, ठीक है, जो संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, ठीक है, क्या, संस्कृत दिग्दर्शिका। आप लोग इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये गलत ना हो, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देने वाली श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक, आपको जो संस्कृत दिग्दर्शिका है इसको ब्लैक पेन से लिखना है, काले पेन से, ठीक है। संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे संस्कृत दिग्दर्शिका को काले पेन से लिखना है और जो पाठ का नाम है यानी सुभाषित रत्नानी, इसको भी काले पेन से आपको लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे देखिए सुभाषित रत्नानी को लिखने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि काफ़ी लंबा नेम है, तो आप लोग इसको शुद्ध शुद्ध लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि इसका अनुवाद करने के लिए, तब जाके आपको 5 नंबर और मिलेंगे यानी 7 नंबर। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अनुवाद हेडिंग डाल देना है, ठीक है। अनुवाद में उसका जो क्वेश्चन है उसका आपको अर्थ लिखना है। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन ये है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक दुष्ट यानी गंदे लड़के या बच्चे या स्टूडेंट और ये एक सज्जन व्यक्ति के बारे में ये तुलना किया गया है, ठीक है, कि उसके धन शक्ति के विचार के बारे में यहाँ पे बताया गया है इस जो श्लोक है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति, यहाँ पे ये कहा गया है कि
जो दुष्ट की विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, यानी कि जो दुष्ट की विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। जो दुष्ट की विद्या होती है वो क्या होती है, विवाद के लिए होती है, यानी झगड़ों लड़ाइयों के लिए होती है। और जो उसका धन होता है वो घमंड के लिए होती है, और उसकी जो धन होता है वो मदा यानी क्या होता है, घमंड होता है, यानी उसका जो धन होता है वो घमंड के लिए। और जो उसकी शक्ति होती है, यानी कि जो उसकी शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। परेशान परिपीड़ना, यानी कि जो उसकी शक्ति होती है वो परिपीड़ना यानी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचाने के लिए होती है। और इसके विपरीत यहाँ पे कहा गया है खलस्य साधो विपरीत में तज्ज्ञानाय। ठीक है, यहाँ पे विपरीत यानी कि जो साधो मीन्स क्या हो गया, सज्जन व्यक्ति, यानी जो सज्जन व्यक्ति की विद्या होती है वो इस दुष्ट व्यक्ति के क्या होती है, विपरीत होती है, अपोजिट होती है। जो सज्जन व्यक्ति उसका अच्छा होता है तो दुष्ट व्यक्ति का क्या होता है, खराब होता है। तो यहाँ पे साधो यानी सज्जन। तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति है, ठीक है, इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति है उसकी जो विद्या होती है वो क्या है, ज्ञान के लिए है। उसकी जो विद्या होती है वो क्या होती है, ज्ञान के लिए होती है। और यहाँ पे देखिए धन जो होता है वो दान के लिए होता है। जो धनाय होता है वो क्या होता है, दान के लिए होता है। और चरक्षणाय यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो सज्जन व्यक्ति है उसकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और जो शक्ति है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। जो शक्ति है वो क्या होती है, दूसरों के रक्षा के लिए होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये रहा श्लोक। और हास्य रस की परिभाषा, स्पष्टीकरण, उदाहरण। तो आपको विभाव याद होनी चाहिए। ठीक है, पहला विभाव, दूसरा जो है वो अनुभाव, दूसरा क्या है, अनुभाव है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो संचारी भाव है। तीसरा क्या है, संचारी भाव। और चौथा क्या है, स्थायी भाव। तो यहाँ पे जितने हमने 4 ट्रिक बताए, इस 4 ट्रिक से आप पूरे रस को किस तरीके से बनाएंगे, यानी 4 ट्रिक को किस तरीके से हम उस परिभाषा में लगाकर हास्य रस के परिभाषा को बनाएंगे और अदर भी किसी भी रस का परिभाषा को बना पाएंगे, इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाले। भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ठीक है, कौन कौन से ट्रिक थे, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पे लिखने बता रहे हैं, किस तरीके से ब्लैक पेन का यूज किए, ब्लू पेन का आपको भी उसी तरीके से करना है। ठीक है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में हास नामक स्थायी, क्योंकि जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास होता है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक वही फॉलो होंगे, बट उसके जो स्थायी भाव है वो चेंज होंगे। तो किस तरीके से विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में, ठीक है, हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव, यहाँ पे देखिए एक ट्रिक यहाँ पे आ गया, स्थायी भाव। ठीक है, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। किसे कहते हैं, 4 ट्रिक आपको यहाँ पे देखने को मिला, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। तो आप किसी भी तरह इस हमारे 4 ट्रिक से आप किसी भी रस को बना सकते हैं। जैसे आपको करुण का ही बनाना है तो आपको विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में शोक, जो करुण का स्थायी भाव होता है क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही करुण रस कहते हैं। आप इस तरीके से कोई भी रस को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हास्य रस उसी को कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी उदाहरण, चूँकि आपको यहाँ पे हम कई उदाहरण, सरल से सरल उदाहरण को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण रहा पहला, वो रहा कि हाथी जैसी देह है। क्या है, हाथी जैसी देह, क्योंकि ये हास्य रस है तो इसमें आपको क्या होगा कि इसके परिभाषा में आपको कुछ हंसी देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो वो है कि हाथी जैसी देह है, हाथी जैसी देह है और गेंडे जैसी खाल, या आप यहाँ पे चाल, ठीक है, चाल और खाल दोनों का व्याख्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाथी जैसी देह है और गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे सी गाल। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को पढ़कर गाइस आपको हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है ना, कि हाथी जैसी देह है, किसी की देह की कंपेयर किससे की जा रही है, हाथी से। हाथी क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, भड़कीला होता है। ठीक है, उसके पैर अगर किसी पे पड़ जाए तो उसके समाप्त हो जाएगा उसी जगह। तो यहाँ पे हाथी जैसी देह है और गेंडे जैसी चाल
और यहाँ पे तरबूजे सी खोपड़ी यानी तरबूज के समान खोपड़ी वाले इंसान और खरबूज के समान गाल वाले इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हंसी बढ़ रही है ना, तो इसमें आपको इस उदाहरण में मज़ा आई होप कि आया होगा। तो ये रहा हास्य रस का एग्जाम्पल, और आपको और भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट उदाहरण देखने को मिलेगा। उदाहरण को आप जब भी लिखिए ब्लैक पेन से लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो मातय पितय उरिन भय निके, मातय पितय उरिन भय निके। ये आपको लगता होगा कि ये करुण रस का है, लेकिन ये हास्य रस का उदाहरण है। ठीक है, मातय पितय उरिन भय निके, और फिर उसके बाद गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। ठीक है, हम देखेंगे कि चौपाई छंद किसे कहते हैं। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसमें क्या होते हैं कि 4 चरण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या होता है कि 16-16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको 16-16 मात्राएं आपको उदाहरण जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम आपको मात्रा लगाकर भी बताएंगे। तो ये जो उदाहरण लिए हम काफ़ी सरल उदाहरण है, और ये उदाहरण जो है वो आप सभी लोगों को याद भी होगा, आई होप। तो यहाँ पे देखिए आपको उदाहरण क्या लिखना है। इसका जो उदाहरण है वो रहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। ठीक है, और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये रहा इसका उदाहरण। अब देखिए आपको मात्रा किस तरीके से लगाना है और इसमें कौन से ट्रिक फॉलो होंगे। तो यहाँ पे अब हम आपको बताएंगे कि आप मात्रा लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए आपको दीर्घ जो है, दीर्घ मीन्स होता है गुरु। ठीक है, यानी कि बड़ा। अगर कोई भी मात्रा क्या हो, बड़ा हो, जैसे कि बड़ी ई, बड़ी ई का मतलब क्या हो गया कि ओढ़ाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बड़ी ई की मात्रा हो गई। तो बड़ी ई की मात्रा, और ये इधर का जब टांग रहेगा तो क्या रहेगा? बड़ा ऊ। तो यहाँ पे बड़ी ई, बड़ा ऊ, औ ए, ठीक है, और आ। अगर ये सब आ गए यानी कि ये क्या हो गए? दीर्घ। अगर ये बड़ा शब्द आ गया तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से ऐसे, ठीक है, इसको लगाना है। ये क्या है? गुरु है, तो इसको लगाना है। ये क्या है? कुछ इस टाइप का बना हुआ है, 5 टाइप का, उल्टा 2 समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यस टाइप का बना देना है। और फिर उसके बाद अगर लघु आ जाए, लघु मीन्स हो गया छोटी ई, यानी कि इधर की। ठीक है, इधर की छोटी ई। जैसे हमको कुछ भी लिखना है यहाँ पे सी, तो इधर की रहना चाहिए छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई और टांग क्या रहेगा? इधर का रहेगा छोटा ऊ और अ। अगर इस तरीके से आ जाए तो आपको सिर्फ खड़ी पाई लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिक। अब देखिए किस तरीके से इसको हम फॉलो करते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे देखिए जैसे हो गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? क्या है? अ की मात्रा, यानी इसमें क्या है? लघु लगेगा। लघु में क्या लगेगा? 1 खड़ी पाई। तो यहाँ पे आपको 1 खड़ी पाई। ठीक है, जय, इसमें कोई भी मात्रा वगैरह नहीं है तो खड़ी पाई सिर्फ। और यहाँ पे देखिए ह में भी नहीं है, और नू में क्या है? इसमें छोटा ऊ है। इधर का टांग तो नहीं है, इधर का टांग है ना, तो इधर के टांग में क्या लगेगा? 1 लगेगा, सिर्फ खड़ी पाई लगेगा। इस तरीके से हम जो बताएं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या? आ की मात्रा है म में, तो इसमें ये गुरु लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लगा दिया गुरु। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, 1। उसी तरीके से इसमें भी हम कर दे रहे हैं, और उसी तरीके से 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? इधर का टांग है, छोटा ऊ है, और इसमें आ की मात्रा है, इसमें कुछ नहीं है, तो इस तरीके से। तो अब देखिए आपको ये कितना इसमें कहा है? 16-16 मात्राएं कहा है। ठीक है, तो आपको इसमें कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम काउंट कर देते हैं, 2 2 4 2 6। ठीक है, 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं? 16 हो गए। फर्स्ट में 16 हो गए। ठीक है, संतुष्ट हो गए आप लोग कि हाँ 16 मात्रा। 4 चरण है, तो अभी हमने पहले ही चरण में देखा, तो 16-16 मात्रा है, तो हाँ पहले में जो है सेटिस्फाइड हमने हो गया, क्योंकि इसमें 16 मात्राएं हो गई। अब उसके बाद देखिए जय कपीस तिहु लोक उजागर, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है इसमें, तो क्या लगेगा? गुरु लगेंगे। तो यहाँ पे गुरु कुछ नहीं है। ठीक है, फिर इसमें क्या? छोटी ई की मात्रा, कुछ नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से ये क्या? ओ की मात्रा के लिए हमने क्या बताया कि ये गुरु का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे हमने गुरु का चिन्ह लगा दिया, यानी गुरु को क्या कहेंगे? 2। इसका अंक क्या है? 2, इसको गिनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं अ ऊ, फिर ज में क्या? आ की मात्रा, ग में कुछ नहीं रहा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको भी काउंट कर ले हम लोग। 2 2 4, और यहाँ पे 2 6 2 8 2 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है,
आप लोग भी काउंट कर लीजिएगा 16 मात्राएं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें क्या रहेगा, आ की मात्रा है तो इसमें देखिए इधर का है टांग, तो इसमें गुरु लगेंगे, 2 लगेगा, ठीक है। और इसमें देखिए कुछ नहीं है बाकी इसमें, तो इसको भी अब काउंट कर लीजिए आप लोग, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 6 12 2 7 14 और 1 1 यहाँ पे 16, ठीक है। कितना हो गए आप लोग काउंट कर लीजिएगा 16। तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो अंजनी में क्या रहेगा, यहाँ पे गुरु का रहेगा, ठीक है, क्योंकि अ पे क्या है, न की मात्रा है तो यहाँ पे गुरु, ज में कुछ नहीं है और नी में क्या है, छोटी ई है तो यहाँ पे खड़ी पाई। पुत्र में इधर का, ठीक है, छोटा ऊ है तो इसमें भी खड़ी पाई, इसमें भी खड़ी पाई। और यहाँ पे देखिए सूत में क्या है, इधर का है तो इसमें क्या रहेगा, गुरु और एक रहेगा एक। यहाँ पे नामा में दोनों गुरु रहेंगे। अब देखिए इसको काउंट करते हैं, 2 2 4, ठीक है, 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, इसमें भी क्या हो गए 16। यानी सभी में आप देख सकते हो कि हमारे 16 मात्राएं आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या चौपाई छंद, इसमें क्या होते 4 चरण थे और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा हमने आपको बिल्कुल मात्रा लगाकर बिल्कुल सरल भाषाओं में बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, आप लोग मात्रा लगाएंगे तभी आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम उपमा अलंकार देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार को देखेंगे, वो भी 4 सबसे उदाहरण के साथ। इससे पहले कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड किया, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पास होने की ट्रिक, ठीक है। और वैसे भी चैनल पे हमारे क्लास 12 के 8 सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है, आप लोग वहाँ से आकर कर सकते हैं चैनल से स्टडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ इससे ट्रिक से याद करने के लिए हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है उपमेय और उपमान, ठीक है। इसी 2 ट्रिक से आप लोग सभी जितने भी हैं, ठीक है, अलंकार उसे याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जहाँ उपमेय में उपमान का समानता, यानी आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज रखना है। जैसे ये उपमा अलंकार तो इसमें क्या तुलना या समानता व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ उपमेय में उपमान का समानता या तुलना व्यक्त किया जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इस तरीके से यानी आपको सिर्फ 2 ट्रिक से याद करनी है। और भी आप इसको और भी डीपली समझना चाहते हैं तो चैनल पे हमारे वीडियो अपलोड है, क्लास 12 हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराएगी, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम इसके उदाहरण को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट उदाहरण है पीपल पात सरिस मन डोला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या है, उपयुक्त उदाहरण में क्या है कि मनुष्य के मन की तुलना या समानता पीपल के पत्ते से किया जाता है। यानी जिस प्रकार से पीपल का पत्ता क्या होता है, हमेशा हिलता रहता है, उसी तरह मनुष्य का जो मन है वो भी हमेशा क्या करता है, कहीं इधर कहीं उधर, यानी हर समय वो वर्क करता है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है उपमा अलंकार। नेक्स्ट जैसे आपको हरिपद कोमल कमल से, ये भी इसका एक बेस्ट उदाहरण है और छोटा है काफी, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मुख चंद्रमा सा सुंदर, ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेदना बोझिल सी, ये भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मखमल के झूले पड़े हाथी सा ढीला, ठीक है, ये भी आपको तैयार कर लो। अब देखिए नेक्स्ट है रूपक अलंकार, ठीक है, तो ये भी इसी ट्रिक से आप लोग याद कीजिए कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। यानी आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, इसमें भेद रहित आरोप होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, हरि के यानी इसका स्पष्टीकरण, ठीक है, हरि के चरण यानी पैर को ही कमल मान लिया गया है, ठीक है। हरि मीन्स हो गए श्री राम प्रभु, ठीक है, जैसे उनके जो पैर है वो कमल के समान है, ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया है। अब इसके बाद और भी आप लोग अन्य उदाहरण देखना चाहते हैं तो वो है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, जैसा कि ये काफी एक सॉन्ग भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मया मैं तो चंद खिलौना ले हो, ठीक है, ये भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, इसके भी आपको हम कई इंपॉर्टेंट उदाहरण के साथ बताएंगे। इससे पहले अगर आपको इससे रिलेटेड यानी और भी अलंकार चाहिए तो सभी प्रकार के अलंकार की वीडियो चैनल पे हमारे अपलोड है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और एक हमारा करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उस पर सभी प्रकार के अलंकार काफी ट्रिक के साथ बताए गए, वहां पे भी
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले इसका हम परिभाषा देखेंगे। तो जहाँ पर व्यंजक वर्णों की आवृत्ति यानी जहाँ पे कोई शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि रघुपति राघव राजा राम। स्पष्टीकरण इसका क्या है, उपयुक्त उदाहरण में जो र वर्ण है इसकी बार बार क्या किया गया, आवृत्ति किया गया है, यानी बार बार ये आया है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। इसके अन्य और उदाहरण है, जैसे यहाँ पे तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछा, इसमें त शब्द की बार बार पुनरावृत्ति की गई है। ओके, नेक्स्ट है चारुचंद की चंचल किरणें, और इसमें भी क्या है, च की बार बार पुनरावृत्ति की गई। नेक्स्ट है बंदो गुरुपद पदुम परागा, प शब्द क्या है, बार बार आए हुए। नेक्स्ट है चमक गई चपला चमचम, इसमें भी च बार बार आया हुआ है। तो यही हो गए इंपॉर्टेंट उदाहरण, तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप शब्द युग में पहला जैसे हो गया अनल और अनिल, इस तरीके से दे दिया होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, अनल और अनिल। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दो बेनिफिशियल होगा, एक बेनिफिशियल आपको कि पर्यायवाची याद हो जाएगा। ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और एक की शब्द युग तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अनल और अनिल, जो अनल होती है वो किसकी पर्यायवाची, आप लोग जानते हैं कि अनल किसका, आग का पर्यायवाची होता है यानी अग्नि का, और जो अनिल है वो वायु का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन किस तरीके से दिए रहेंगे, पहला आपको वायु और अग्नि दिया रहेगा, दूसरा है पानी और आग, तीसरा अग्नि और वायु, जल और वायु। ठीक है, जल और हवा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, हमने आपको पहला बताया कि इसका अनल यानी हो जाएगा आग अग्नि, और अनिल यानी हो जाएगा वायु, यानी कि अनल यानी क्या हो जाएगा, अग्नि, और अनिल यानी वायु। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 अग्नि और वायु। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अभिराम और अभिराम। ठीक है, वही क्वेश्चन है, अभिराम और अभिराम, इसको आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो होते हैं आप लोग कहीं अभिराम का आंसर को अभिराम में लिख देते हैं और अभिराम के आंसर को अभिराम में लिख देते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न के कारण वो रॉन्ग हो जाता है और आपके नंबर भी क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। अभिराम का मतलब क्या होता है और अभिराम का मतलब क्या होता है। अविराम यानी क्या हो गया, विराम यानी क्या होता है, बिना रुके हुए। ठीक है, तो आप लोग इसमें अविराम दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, बिना रुके हुए। और जो अभिराम होता है इसका मतलब होता है सुंदर, यानी लोग कहते हैं कि राम जी जो थे वो अभिराम थे, यानी बहुत सुंदर थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लगातार और रुचिकर, बिना रोके और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ख राइट है कि बिना रोके और सुंदर, क्योंकि हमने बताया अभिराम का अर्थ क्या हो गया, बिना रोके, और अभिराम का मतलब सुंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक, नेक्स्ट जो है वो जलज है और जलद है। तो यहाँ पे हम आपको पहले से ही बताते आते हैं कि जो जलज है वो किसका पर्यायवाची है, कमल का। किसका है, कमल का। अगर कमल के पर्यायवाची में अगर आप द लगा दिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया बादल का पर्यायवाची। ठीक है, तो जलज किसका है, कमल का है। और अगर इसमें जलज में हम ज को हटाकर द लास्ट में लगा दिए तो किसका बन गया, बादल का बन गया पर्यायवाची। तो यहाँ पे आप आसानी से आप इसको लिख सकते हो कि बादल और कमल। ठीक है, कमल और बादल, कमल और तालाब, तालाब और कमल। तो यहाँ पे देखिए जलज यानी हमने बताया कि कमल, और इसमें द लगा दिया तो बादल, तो यानी कमल और बादल ऑप्शन नंबर ख राइट है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, इसके भी यानी कि एक शब्द रहेंगे उसके अनेक अर्थ रहेंगे, उसी को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, 2 दिए रहेंगे जिसमें से आपको एक का 2 अर्थ लिखना होगा, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट अनेकार्थी जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और 100% गारंटी ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो यहाँ पहला जो है वो अंबर है। ठीक है, अंबर का अनेकार्थी शब्द एक प्रकार से समझिए ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द अंबर का क्या होता है, जैसे अंबर यानी अंबर का जो होता है वो वस्त्र होगा। ठीक है, वस्त्र। और एक अंबर का जो होता है वो आकाश होता है। अंबर को और क्या कह सकते हो आप, आकाश कह सकते हैं। ठीक है, तो अंबर का क्या हो जाएगा, वस्त्र और आकाश। नेक्स्ट जो है वो है अर्क। ठीक है, अर्क जैसा कि होता है सूर्य, और
जो अर्क रिलेटेड है वो सूर्य से रिलेटेड है। तो इसका एक हो गया सूर्य और दूसरा क्या हो गया मदार। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं 2 नंबर के। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कनक। कनक को आप क्या कह सकते हैं, एक आप कनक को सोना कह सकते हो और दूसरा क्या कह सकते हैं धतूरा। ठीक है, सोना भी लेने से इंसान क्या हो जाता है पागल हो जाता है, धतूरा भी खा लेने से इंसान पागल हो जाता है। तो कनक का 2 अर्थ होता है सोना और धतूरा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ये जो तीनों अनेकार्थी शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द दिए रहेंगे उसका आपको एक शब्द लिखना होगा। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से, ये भी जो टॉपिक है ये 2 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वो कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। आज ही इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, आजकल मत करिए, आज ही तैयार कर लीजिए। और हाँ, एक हमारी करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उस पर डेली ट्रिक और टिप्स के वीडियो क्लास 12 के अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि नहीं आप लोग कर दिए हो। और हाँ, एक हमारा टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, पहला क्या दिया हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, यानी कि ये इस तरीके से दिया रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आएगा और आपको इसका आंसर लिखना होगा। अनेक शब्द यानी कई शब्द है, इसमें आपको छोटे से शब्द का इसमें आंसर आपको लिखना है। तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं है उसको क्या कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु एक राजा थे जो कि बहुत ही महान थे। ठीक है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाता था, इसलिए उनकी संज्ञा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु। देखिए आप लोग कभी भौकाल मत बना दीजिएगा कि हम अजात शत्रु हैं। ठीक है, ऐसा मत करिएगा। हाँ, स्टूडेंट जो होते हैं जो अपना भौकाल बना देते हैं मैं अजात शत्रु हूँ। ठीक है, इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। फिर इसके बाद नेक्स्ट है संयम से कम खर्च करने वाला। जो संयम से कम खर्च करता है, यानी जो कंजूस स्टूडेंट होते हैं ना, कुछ आप लोग के फ्रेंड्स भी होंगे जो कंजूस होंगे, जो संयम से कम खर्च करते हैं जिसको कहते हैं, उनको कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं मितव्ययी। उनको क्या कहते हैं मितव्ययी कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहा जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, यानी कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप में ही ज़्यादा से ज़्यादा बोलते रहते हैं। ठीक है, कॉमेडी करते रहते हैं, उन लोगों का वही काम ही होता है। तो उनको कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पे विज्ञान वरदान या अभिशाप से रिलेटेड जो ये निबंध होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, वो आता है कि 9 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग को इसको बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे तभी आपको पूरे 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, इससे रिलेटेड और भी टॉपिक आ सकते हैं जिसमें आप लोग वही निबंध यूज करेंगे जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान के चमत्कार, ये भी टॉपिक आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये भी टॉपिक। मानव जीवन में विज्ञान का महत्व। नेक्स्ट है विज्ञान से हानि लाभ, विज्ञान की देन, विज्ञान के बढ़ते चरण। ठीक है, जितने भी हमने 6 टॉपिक यहाँ पे बताए, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप लोग यही निबंध लिखेंगे। ठीक है, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो आप सभी को वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, तभी हमारे एक एक बात आपको समझ में आएंगे। और आप लोगों को यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे कि आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में निबंध, ये भी टॉपिक आपको बताने वाले। तो इससे पहले हमने पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध बता चुके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब देखेंगे हम विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो सबसे फर्स्ट
फर्स्ट जो आपको हेडिंग डालना है वो है विज्ञान वरदान है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग क्या है, विज्ञान वरदान है। इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए बिल्कुल सरल भाषा में, जो कि आपको देखते ही याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे विज्ञान ना हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। इससे क्या होता है कि टीचर बहुत ही भावुक हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे आपको बिल्कुल पूरे नंबर देकर जाता है। तो आप लोग इस तरीके से लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट है सेकेंड हेडिंग, परिवहन के क्षेत्र में, यानी कि जो विज्ञान का स्थान होता है वो परिवहन के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। तो पहले लंबी यात्राएं क्या हो जाता था, दूर हो जाता था। ठीक है, स्वप्नशील लगती थी, किंतु आज क्या है कि रेलों, मोटरों और वायुयानों आज के वैज्ञानिक संसाधनों के द्वारा जो मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्या है, संचार के क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखिए, मोबाइल टेलीफोन के द्वारा सेकंडों में अब क्या हो रहा है, संदेशों को भेजा जा रहा है। ठीक है, आप लोग तुरंत ही व्हाट्सएप, मोबाइल, सभी चीज़ों का यूज करके तुरंत ही आप लोग अपने एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड तक तुरंत ही संदेश, मैसेज को भेज देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है। जीवन, हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। जो विद्युत है वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। इसमें लिखना है विज्ञान वरदान अभिशाप दोनों है, यानी विज्ञान जो है वो वरदान और अभिशाप दोनों है, किंतु सारे विनाश के लिए विज्ञान उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है। विज्ञान क्या है, एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे बुरे कार्यों के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। अगर आप लोग विज्ञान का सदुपयोग करते हैं तो विज्ञान आप लोगों के लिए उपहार है। ठीक है, अगर आप लोग दुरुपयोग करते हैं तो विज्ञान आप लोगों घातक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है, अच्छे बुरे दोनों कार्यों, तरह के कार्यों के लिए किया जाता है विज्ञान का उपयोग। यह एक तलवार है। विज्ञान क्या है, विज्ञान की संज्ञा एक तलवार से किया गया है, यानी विज्ञान एक तलवार है जिससे शत्रु का गला भी काटा जा सकता है और अपना भी। ठीक है, और अपना भी गला काटा जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है उपसंहार। इसमें क्या होता है, अपने विचार को लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि विश्व के वैज्ञानिक विध्वंसात्मक आविष्कारों की प्रवृत्ति का त्याग कर मानवीय कल्याणों के प्रति उन्मुख हो जाए तो शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, सर्वत्र प्रेम और सद्भावना व्याप्त हो जाएगा और यह पृथ्वी स्वर्ग की तरह बन जाएगा। ठीक है, ये तो सही बात है, यह अपनी विचार है। ठीक है, वैसे भी विज्ञान अगर इसी तरह आविष्कार नहीं करेगा तो जो बढ़ती जनसंख्या है उससे क्या हो जाएगा कि बढ़ती जनसंख्या इतनी बढ़ेगी कि मानव को क्या होगा कि खाने पीने की सभी चीज़ों की समस्याएं बढ़ती जाएगी। ये भी आप लोग अपने उपसंहार में लिख सकते हैं कि जैसे पत्र लेखन रहा कि स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। ठीक है, तो अथवा करके दिया रहता है और 6 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इससे रिलेटेड कितने टॉपिक आ जाएंगे जिसमें आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे प्रार्थना पत्र लिखने की ट्रिक, यानी किस तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी टॉपिक है, यानी किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, आपको कुटीर उद्योग खोलने हेतु प्रार्थना पत्र, आपको स्टडी के लिए प्रार्थना पत्र, यानी आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र, यानी जो भी टॉपिक आए आपको ऋण लेने हेतु संबंधित, आप उसमें ये प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पत्र लेखन आपको करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से पत्र लेखन, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको साइड, यानी किस तरीके से जो प्रार्थना पत्र लिखने की असली तरीका होती है वो है, यहाँ पे आपको डालना है सेवा में। क्या डालना है, सेवा में, और यहाँ पे कमा लगा देना। तो इस तरीके से, यानी ये पेज है, इस आपको यहाँ पे सेवा में डालना है। फिर उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपको यानी सेवा में कि इधर आपको यहाँ पे डालना है प्रबंधक। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रबंधक डाल देना है और नीचे यहाँ पे डालना है पंजाब।
यहाँ पे आपको डालना है प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक। आपका जो भी बैंक है आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने ये बैंक का नाम डाल दिया है। फिर उसके बाद नीचे आपको यानी कि पता डाल देना है, यानी कहाँ से आप लिख रहे हैं। आप कोई भी पता डाल सकते हो, ठीक है, अपनी पता या कहीं भी लखनऊ, दिल्ली, फैज़ाबाद कोई भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे डाल दिए फैज़ाबाद। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से फैज़ाबाद डाल देना। अब देखिए आपको नीचे कैसे शुरुआत करना है, यानी और आपको क्या टॉपिक लिखना है। तो यहाँ पे आपको डाल देना है विषय। यहाँ पे क्या डालना है, नीचे आपको यहाँ पे डालना है विषय, इस तरीके से ब्लैक पेन से विषय डालने के बाद इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे ये इसमें आपको मेन टॉपिक लिखना होता है, यानी आप प्रार्थना पत्र किस कारण लिख रहे हैं। तो आपको ऋण लेना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र। इसे आपको डाल देना है, ठीक है, ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पे आपको डालना है सेवा में कमा लगा देना है, प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक फैज़ाबाद। यहाँ पे डालना है विषय, विषय में ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र। अब देखिए आपको क्या डालना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से डालना है यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे डालना है महोदय। यहाँ पे क्या डालना है, महोदय डालना है, और यहाँ पे कमा लगा देना है। तो इस तरीके से आपको विषय लिखने के बाद नीचे आपको महोदय डालना है। महोदय के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है जो टॉपिक पे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। जैसे यहाँ पे महोदय के बाद आपको लिखना है, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2022 में अवध विश्वविद्यालय से बीएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं है, ठीक है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार, ठीक है, आपका बैंक भी बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे आपको लिखना है, अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे राशि प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। फिर नेक्स्ट आपको इधर साइड में लिखना है सहृदय प्रणाम, और यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिनांक डाल देना है। और नीचे आपको लिखना है यहाँ पे प्रार्थी। बोर्ड एग्जाम में आपको नेम नहीं लिखने हैं, अदरवाइज आप कहीं भी लिख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे नेम का यूज़ कर सकते हैं। प्रार्थी में आपको अपना नाम लिखना है। जैसे अगर बोर्ड एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो क ख ग यहाँ पे लिख सकते हैं, नेम अपना नहीं लिखेंगे। और नीचे फिर आपको यहाँ पे पता डाल देना है। जैसे यहाँ पे आप कोई भी पता डाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फैज़ाबाद डाल दिया। तो इस तरीके से आपको इस साइड में नीचे आपको इस तरीके से लिख देना है। तो ये हो गए आपके प्रार्थना पत्र लिखने की ट्रिक, यानी इस तरीके से अगर आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग सोनम टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल और एक टेक्निकल लवली, तीनों को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।